गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमारा लेक्चर था कि सत्ता की साझेदारी का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड था कि हमने कल पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है और सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होनी चाहिए। सॉरी, इसके लिए कल हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे जो हमारी बुक में ही थे, एक श्रीलंका का और दूसरा बेल्जियम का। अब श्रीलंका और बेल्जियम में दोनों में ही प्रजातंत्रात्मक सरकार बनी, लेकिन उन्होंने जो सत्ता की साझेदारी की वो दोनों के ही तरीके अलग अलग थे, ये हमने पढ़ा था। तो उसमें जो बेल्जियम है उसने अपनी समझदारी दिखाई है सत्ता की साझेदारी के लिए, और श्रीलंका है, श्रीलंका ने उनका ध्यान नहीं रखा, जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। वहाँ पे जो सिर्फ सिंगली लोग थे उन्हीं को उन्होंने ज़्यादा अधिकार दिए थे। ठीक है, तो अब हमारा आता है आगे का, हम चैप्टर पढ़ते हैं, ये बेल्जियम की ये तो हम पढ़ चुके थे, कि आगे पढ़ता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। अब हमने ऊपर जो 2 एग्जाम्पल अपने पढ़े थे उनसे हमें पता चल गया कि सत्ता की साझेदारी हम क्यों ज़रूरी है और वो बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। सत्ता, यहाँ पर हम सत्ता का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। बंटवारा तो क्या करता है कि बंटवारे के अंदर तो एक, अगर हम लें तो बंटवारे के अंदर तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा भी हो सकता है, अंदेशा हो जाएगा अगर हम बंटवारा करते हैं तो। लेकिन इसमें ये आता है कि जो बंटवारा भी हो तो वो सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है, बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो पहला तो यहाँ पे ये आता है कि जो भी हमारे समाज में, देखो हमारा भारत देश भी विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जब विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और हम उन्हें सभी को बराबर का अधिकार या बराबर की साझेदारी नहीं देंगे सत्ता में, तो क्या होगा, लोगों के बीच में रोष बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, ठीक है, और आपस में टकराव आएगा, भेदभाव बन जाएंगे। ठीक है, जो क्या कर लेगा, वायलेंट हो जाएगा वहाँ पर, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी कि राजनीति जो हमारी सरकार है वो भी क्या रहेगी, अस्थिर रहेगी, स्टेबल नहीं होगी, जल्दी जल्दी सरकार गिरती रहेगी, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम सोचें कि बहुसंख्यक ही सारे, जो हमारे बहुसंख्यक हैं, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू हैं, अगर वही सभी लोगों पर राज करने लगे तो अल्पसंख्यकों को परेशानी होगी। ठीक है, और अल्पसंख्यकों को जब परेशानी होगी तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग जाएंगे, जिससे देश में क्या आ जाएगी, क्या होगा, शासन भी डगमगाने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कहा है कि सत्ता का जो बंटवारा है या सत्ता की जो साझेदारी है वो व्यवस्थाओं को एक तो सही ढंग से चलाती हैं। अगर सत्ता की साझेदारी सही तरीके से की गई है तो उसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है क्योंकि सत्ता की साझेदारी सही तरीके से की जानी चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वही सरकार वैध सरकार भी बनेगी जिसमें सभी की भागीदारी समान रूप से कराई जाएगी। अब जैसे कि बेल्जियम था, बेल्जियम में 2 प्रकार की सरकारें बना दी थी उन्होंने, क्षेत्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार, और एक स्थानीय सरकार भी बनाई थी जहाँ के जो लोग थे, सामुदायिक सरकार, वो अपने अलग अलग तरीके से वहाँ पे कर सकते थे। और लेकिन श्रीलंका में सिर्फ सिंगलियों को ही अधिकार दे दिए गए थे, तो वो सिंगली सरकार जो थी वो ज़्यादा स्थायी नहीं रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि जब सत्ता की साझेदारी करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके से तर्क दिए जाते हैं, एक युक्तिपरक और एक नैतिक परक तर्क कह सकते हैं। तो युक्तिपरक तर्क जो होता है उसमें क्या होता है कि हम युक्ति लगाते हैं, कि अपनी सूझबूझ लगाते हैं और सूझबूझ के साथ ही कोई भी निर्णय लेते हैं। लेकिन नैतिक परक तर्क होता है, अंतर्भूत होता है, वो मूलभूत होता है वो। ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी लाभ हानि नहीं देखते हैं कि मेरा लाभ है या मेरी हानि है, इसमें सिर्फ हम जनता की भलाई के लिए ही सोचते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने एनीते और सेल्वी नाम के दो बच्चों का। एनीते बेल्जियम इलाके में डच के माध्यम स्कूल में पढ़ती है, जबकि फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो। ये डच वाले में पढ़ती है, जबकि फ्रेंच वाले चाहते हैं कि फ्रेंच में हो। जबकि सेल्वी कोलंबो में पढ़ती है और उसके बहुत सारे दोस्त तमिल भाषी हैं, तो उनके माता पिता चाहते हैं कि पढ़ाई का माध्यम तमिल हो। तो अब इसमें से ये कहता है कि कौन सी सरकार थी, तमिल वाली सरकार या बेल्जियम वाली सरकार है, कौन सी सरकार इनके माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है, ये आपको खुद बताना है। वैसे आपको अब तक पता चल गया होगा कि कौन सी सरकार इसमें कर सकती है, बेल्जियम सरकार, ठीक है, वही, क्योंकि उसने सभी समुदाय के लोगों का ध्यान रखा है। अब एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, खलील की उलझन। खलील क्या कहता है, लेबनान शहर में रहता है, ठीक है, लेबनान का है वहाँ पे। तो लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग वहाँ राजधानी में जाकर बस जाते हैं, तो उनके साथ रहते हैं, उनका मेल जोल हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि आपस में उनमें गृह युद्ध भी हो जाता है, किसी बात को लेकर उन पर लड़ाई दंगे हो जाते हैं, और जब वो गृह युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। अब ये गृह युद्ध का कारण क्या होता है वहाँ पर, क्योंकि लेबनान में जो साथी समुदाय में जब सत्ता की साझेदारी किया, बंटवारा किया, तो उन्होंने नियमों में काफ़ी सारे बदलाव कर दिए थे। और वो जो बदलाव किए थे वो किसके आधार पर किए, धर्म के आधार पर। राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया मैरोनाइट पंथ के कैथोलिक को, ठीक है, कि राष्ट्रपति बनेगा मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक, और प्रधानमंत्री होगा सिर्फ सुन्नी मुसलमान, उप प्रधानमंत्री होगा ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और जो संसद के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे सिया मुसलमान। इस तरह से किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। कुछ उन्होंने रख दिया था। तो लेकिन अब इससे क्या कह रहा है कि खलील को ये बहुत गड़बड़ी लगी, उन्होंने लगा कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोकप्रिय व्यक्ति हैं वो मौजूदा व्यवस्था को लिए सिर्फ बड़े पद पर पहुंचने के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने सत्ता का जो बंटवारा किया, साझेदारी की है, उसको वो धर्म के आधार पर मानते हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसकी माता क्या थी, मुसलमान थी, और पिता कैथोलिक थे। तो इस हिसाब से वो किसी भी बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता था। उसकी माँ मुसलमान थी, पिता ये कैथोलिक थे। तो कह रहे कि मैनोराइट पंथ का नहीं था, उसके पिता मैनोराइट पंथ से नहीं थे। तो कहते कि इस कारण से तो वो उच्च पदों पर पहुंच ही नहीं सकता था। तो उसने कहा कि ये गलत तरीका है कि हम धर्म के आधार पर क्यों करें। तो उसने एक और तरीका बताया कि वहाँ पर प्रजातंत्र होना चाहिए और सभी को वोट डालने का अधिकार, और चुनाव के तहत वहाँ पर मौजूदा शासन व्यवस्था की जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आगे आता है कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं, कि हम अगर समय सत्ता का बंटवारा करना चाहें तो सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप वहाँ पर होने चाहिए। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी एक हाथ में रहेगी, तो वहाँ पे निर्णय लेने में देरी नहीं होगी, ठीक है, फैसले तुरंत ले जाएंगे, कोई भी कानून लागू करना जल्दी से ही संभव हो जाएगा। लेकिन अगर सत्ता का बंटवारा कर दिया तो ये कह रहा है कि ये सब चीज़ें संभव नहीं होगी। यहाँ पे यही बताया है कि अगर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो निर्णय लेने में देरी हो जाती है, लेकिन अगर एक आदमी के हाथ में रहेगी तो उसमें देरी नहीं होगी, शासन को हम सही ढंग से चला सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। सबको पता है कि लोकतंत्र में सारी शक्तियां जनता के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको अगले चुनाव में हटा देते हैं। जबकि स्वशासन में
सारी संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। स्वशासन मीन्स अपना शासन, वही लोकतंत्र। जबकि एक तंत्र या राजतंत्र में क्या होता है कि पूरी शक्तियां सार्वजनिक ना होकर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जनता का शासन होता है, ये जनता का शासन होता है इसमें। ठीक है, सभी लोगों की, सभी नागरिकों की इसमें बराबर की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ जब लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो गई है, साझेदारी के रूप में हम लेते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रूप है वो दो रूप है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल रूप है, ऊर्ध्वाधर, उसको हमने जो हमारे शासन के ऑर्गन्स हैं, विभिन्न अंग हैं सरकार के, कौन कौन से अंग हैं आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम इनके बीच में सत्ता की साझेदारी कर देते हैं। अब मान लो कक्षा में अगर हमें कोई भी काम कराना हो तो हम क्या कर देंगे कि 2-3 बच्चों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनके बीच में अलग अलग कामों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो टीचर्स का बर्डन भी कम हो जाता है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो जाती है। अब इसने यहाँ पे यही कहा है कि जो हम सरकार के 3 अंग हैं, इनमें जो हमने शासन का बंटवारा किया, तो ये क्या है, एक दूसरे की शक्ति का उपयोग करते हैं, अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं। इन्हें जब बंटवारा किया तो तीनों में से किसी को भी शक्ति स्वतंत्र रूप से तो दी गई थी, लेकिन ये था कि कार्यपालिका नज़र रखती है विधायपालिका पे, विधायपालिका रखेगी कार्यपालिका पे, और इन दोनों पर नज़र रखने वाली होगी हमारी न्यायपालिका। मीन्स इसलिए हमने कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, कंट्रोल करके रखता है। इसलिए जो ये ऊर्ध्वाधर साझेदारी थी, इसको संतुलन का भी बंटवारा कहा है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि भाई विधायपालिका अपनी मर्जी से कानून बना रही है, कार्यपालिका उसे अपनी मर्जी से कार्य को पूरा करा रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे पर नज़र रखती हैं, पूरा कंट्रोल रखती हैं। और दूसरा आता है सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। जैसे हमें पता है पूरे देश में हमारी सत्ता जो बटी हुई है वो किन भागों में बटी हुई है। सत्ता का बंटवारा हमने 3 भागों में किया हुआ है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इन तीनों में बंटवारा है। केंद्र सरकार ने शक्तियां अलग अलग दी हुई हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने अलग अलग शक्तियां दी हुई हैं, राज्य सरकारों के बीच कोई भी मतभेद, राज्य सरकार उन पर उनके कंट्रोल में नहीं होते। कुछ एक मामले होते हैं जहाँ पे एक दूसरे की सहमति से वो नियम और कानून बनाते हैं, लेकिन राज्य सरकारें क्या है, स्वतंत्र हैं एक दूसरे के लिए। तीसरा आता है सामाजिक समूहों के बीच में, जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका में था ना, तो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। कुछ देश तो कहते हैं कि इसमें विभिन्न महिलाओं और प्रशासन को भी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। ठीक है, अब चौथा आता है इसमें सत्ता के विभिन्न दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा भी शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके हैं। मान लो कोई भी पार्टी है बन जाती है या आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तो पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदता है और वो इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि एक सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे, एक बड़ी समय अवधि पर गौर कर पाएंगे, तो सत्ता का बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आ जाती है। ठीक है, कई बार जैसे कोई भी पार्टी चुनाव लड़कर आती है, अब मान लो मुसलमानों की पार्टी आ जाए तो सारा क्या हो जाएगा,
वो जो सत्ता की साझेदारी आ जाएगी मुस्लिम पार्टी के हाथ में आ जाएगी। या मान लो कोई व्यापारी लोग हैं या कोई औद्योगिक है, किसान है, कोई अपना हित समूह बना लेते हैं, तो वो भी सरकार में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपना नीतियाँ बनाने के लिए अपना दबाव बना सकते हैं सत्ता में भागीदारी के लिए। ठीक है, तो ये 4 तरीक़ों से इसमें सत्ता की साझेदारी की है। इसकी के साथ ही आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। कल आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ चलेंगे।